अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 11 का जो रिसेंटली टेस्ट हुआ है, जो टेस्ट सेशन चल रहा है फिज़िक्स का, रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है वेडनेसडे को, यूनिट नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था। तो इस वीडियो में हम उस टेस्ट का सोल्यूशन देखेंगे, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आए थे, इसके अलावा कोई जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, उन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपने ये टेस्ट सॉल्व कर लिया है तो आप साथ में अपना टेस्ट रख के बैठें और अपना टेस्ट चेक कर लें और देखें आपके कितने मार्क्स आते हैं और कमेंट में अपने मार्क्स भी शेयर करिएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू पेपर में आया था, इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज साउंड वेव्स। अगर तो ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिधर साउंड वेव मूव कर रही हैं, फिर जो वेलोसिटी है वेव की वो कैसी फील होगी। द वेलोसिटी ऑफ द वेव सीम्स टू बी मोर, लेस, कांस्टेंट या सम ऑफ बोथ वेलोसिटीज। तो हमने ये पढ़ा भी हुआ है यूनिट नंबर 8 में, डॉपलर इफेक्ट में भी पढ़ा था कि ऑब्जर्वर और जब सोर्स ऑफ साउंड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू का ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो यूनिट नंबर 11 के एमसीक्यू की वीडियो मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन भी किया गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए सिर्फ मैं इसको ये बताऊंगा कि इसका आंसर बी है, लेस। ठीक है, अगर आपने बी लगाया हुआ है तो आपका ये एमसीक्यू करेक्ट है, एक नंबर आप काउंट कर लें। उसके बाद, इफ द रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल इज एम नॉट इंक्रीजेज टू एम। अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास जो है वो एम नॉट था, वो बाद में इंक्रीज होके एम हो गया ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। स्पीड हमने पढ़ा ना, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करते हैं उनकी मास इंक्रीज हो जाते हैं, कहते फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है वो कितनी होगी। तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये भी एक्सरसाइज का ही एमसीक्यूज है। तो एम माइनस एम नॉट सी स्केयर, दूसरे एमसीक्यू का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने सी लगाया तो आपके 2 नंबर हो गए, पहले का अगर बी लगाया था तो 2 नंबर आप अपने काउंट कर सकते हैं। तीसरा एमसीक्यू, द स्पीड ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑफ अ कार व्हाइल मूविंग विद हाई स्पीड एज कंपेयर टू द रेस्ट पोजीशन। कह रहा है कि ना, अगर कोई कार है जो कि हाई स्पीड से मूव कर रही है तो उसके अंदर से जो स्पीड ऑफ लाइट बीम है, कोई लाइट हम मार रहे हैं कार के अंदर से बाहर, तो लाइट बीम की जो स्पीड है हाई स्पीड पे जब कार मूव कर रही है, उसका कंपैरिजन अगर हम करें जब वो रेस्ट पोजीशन पे थी कार, तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगी, लेस हो जाएगी, सेम या जीरो। तो तीसरे वाले जो एमसीक्यू है ये भी एक्सरसाइज से था, तो इसका आंसर है सी। एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर सी है। अगर आपने सी लगाया तो आपका यह एमसीक्यू भी करेक्ट है। अब आगे, फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास, जीरो एनर्जी, जीरो मोमेंटम या नन। तो फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है, जीरो रेस्ट मास। पांचवा, लेंथ कंट्रैक्शन हैपन। लेंथ कंट्रैक्शन कहाँ पे होती है? हर डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। तो ये बुक की स्टेटमेंट है, लेंथ कंट्रैक्शन में लिखी हुई है। तो ये बुक की स्टेटमेंट है, मैंने मार्क भी करवाई हुई है एमसीयू के लिए। लेंथ कंट्रैक्शन अकर ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो कंट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर ऑब्जर्व नहीं होती, जब हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव करेंगे तो हमें ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फील होती है। तो ये एमसीक्यू का जो आंसर है वो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसलिए पांचवें एमसीक्यू का जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट रीचेस द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स टाइम बिकम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे तो उसका टाइम क्या हो जाता है? अब देखिए, उसका टाइम इनफिनाइट हो जाता है। देखिए फार्मूला है, टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब देखिए, अगर स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर गई है, मतलब वी की जगह हमें सी पुट करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे सी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा
और यहाँ 1 रह जाएगा, 1 - 1 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर होगा इनफाइनाइट। सातवां एमसीक्यू है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ट्रीटेड एज अ फोर्थ डायमेंशन इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कौन सी क्वांटिटी को हम फोर्थ डायमेंशन के तौर पर लेते हैं? तो हमने पढ़ा था टाइम जो है ये फोर्थ डायमेंशन के तौर पर होती है। तो सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट है। आठवां, आवर अर्थ ऑफन बी ट्रीटेड एज एन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारी अर्थ जो है ऑफन मतलब ज़्यादातर कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करती है? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड या नन? तो हमने ये एमसीक्यू पढ़ा भी हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल टॉपिक में। वहाँ पढ़ा हुआ अर्थ इज ऑफन बी ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम। तो आठवें का ए करेक्ट है। ये भी सिंपल बुक की स्टेटमेंट थी, अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, often be treated as an inertial frame due to its relatively small acceleration. आखिरी एमसीक्यू है उसके बाद, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन द लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज जीरो, इंक्रीज, कांस्टेंट या डिक्रीज? तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज व्हेन इट इज मेजर्ड इन मोशन। तो मोशन में लेंथ डिक्रीज होती है। तो 9वें एमसीक्यू का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो अब आपके कितने नंबर एमसीक्यू में आए हैं आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, बुक से भी आप देख के लिख सकते हैं। दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, और दोज इन विच नॉट होल्ड तो वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल्स बुक पे दी हुई हैं। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है यहाँ तक, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपने लिखे हुए हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तीसरा सवाल है, डिस्क्राइब व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मटेरियल और पार्टिकल टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। अ मटेरियल पार्टिकल रिक्वायर इनफिनाइट एनर्जी टू रीच द स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू इट्स इंक्रीज इन रिलेटिविस्टिक मास। तो कहना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाना उसके लिए इनफिनाइट एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है मोशन में, तो इसलिए एनर्जी इनफिनाइट चाहिए होती है। फार्मूला होता है मास वेरिएशन का, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जब मास इंक्रीज करता है तो उसके लिए हमें जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब मास की जब इंक्रीज होती है ना स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट को जब वो अप्रोच करता है तो वी की जगह पे हमें सी लिखना पड़ता है। तो वी की जगह पे जब हम सी लिखेंगे ना तो ये सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 - 1 वो 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है उसका मास जो है वो इनफिनाइट हो जाता है, तो उसको फिर मूव करवाने के लिए इनफिनाइट एनर्जी चाहिए होती है। तो इनफिनाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई पार्टिकल्स जो है जिसका मास होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेगा। तो सिर्फ वही पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे जो मैसलेस होंगे, जैसे कि फोटॉन्स, पायॉन्स वगैरह हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर टाइम? ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज की स्टेटमेंट थी, इट इज अ टाइम इंटरवल measured by a clock that is at rest relative to the event being observed. It is the shortest time interval between two events. It is denoted by t नॉट। तो टी नॉट एक प्रॉपर टाइम क्या होता है? प्रॉपर टाइम वो होता है कि जो कि हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करते हैं जहाँ पे कोई इवेंट अक्कर हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व करता है एक इवेंट को किसी गाड़ी के अंदर। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन के अंदर एक आदमी सीट पे बैठा है
और एक आदमी उसी ट्रेन के अंदर खड़ा है, वो बॉल को जो है वो थ्रो करता है अपवर्ड, और बॉल जो है वो नीचे आती है 2 सेकंड के बाद। तो अब उस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ बंदा है ना, वो मैयर करेगा कि वाकई 2 सेकंड के बाद ही बॉल नीचे आया है, मतलब उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वो मैयर कर रहा है ना, क्योंकि वो भी ट्रेन में है, दूसरा भी बंदा भी ट्रेन में है, तो वो जो टाइम होगा ना वो प्रॉपर टाइम होगा। इस तरह लेंथ भी जो प्रॉपर है वो वही होगी जो कि हम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैयर करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैयर्ड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑब्जर्व्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय एल नॉट। तो ये डेफिनेशन अगर आपने सही लिखी हुई है इसी तरह, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल गए इस क्वेश्चन में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज की सिंपल स्टेटमेंट थी। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्वेशन है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एज एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, its kinetic energy adds to the total energy which appear as a increase in its mass। तो जब कोई पार्टिकल जो है वो मूव करता है ना स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, तो उसकी वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी में ऐड हो जाती है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक भी है मैस एनर्जी इक्विवेलेंसी वाला टॉपिक, वो भी आप देख लें क्योंकि उससे ही आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा टॉपिक, ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। विच अपीयर एज इंक्रीज इन इट्स मास, फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो उसकी टोटल एनर्जी में इंक्रीज हो जाती, अपीयर हो जाती है। और मास और एनर्जी आपस में देखें इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर मास इंक्रीज हुआ तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 - v² ओवर c² अंडर रूट है। एज द स्पीड इंक्रीज द लोरेंस फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज आल्सो इंक्रीज। अब लोरेंस फैक्टर क्या होता है, 1 - v² ओवर c² अंडर रूट, इसको हम लोरेंस फैक्टर बोलते हैं। जब स्पीड बढ़ती है ना तो ओवरऑल ये जो फैक्टर है ये सारा इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारा जो मैस है वो भी इंक्रीज हो गया। रिलेटिविस्टिक मैस इसको बोलते हैं, एम को रिलेटिविस्टिक मैस और एम नॉट को रेस्ट मैस बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, फर्जी वैल्यू ले लें, लेट ये पहले 2 है बाद में इसको 3 करेंगे, ये सी को कांस्टेंट रखना है, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू है ना आंसर ओवरऑल वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ, दोनों इक्वेशंस मेंशन की हुई हैं उसके अंदर और लिखी भी हुई है बात के मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में ऐड हो जाती है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज जस्ट 50 मीटर पर सेकंड, हाउ वुड द एवरीडे इवेंट्स वुड बी अपीयर्स टू। कह रहा है कि ना अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की बजाय जस्ट 50 हो जाए, तो फिर डेली लाइफ में जो इवेंट है वो कैसे होंगे। तो इसका आंसर हम यूं लिखेंगे, इफ द light travel at just 50 मीटर पर सेकंड we would see extreme time delay in observing any event। तो फिर हमें जो इवेंट्स है ना डेली लाइफ में वो बहुत देर से दिखाई देंगे, ठीक है, टाइम डायलेट हो जाएगा, टाइम डायलेशन हो जाएगी ना, फिर डेली लाइफ में ऑब्जर्व होने लग जाएगी। क्योंकि वैसे टाइम डायलेशन उन ऑब्जेक्ट के लिए होती है, उनके लिए टाइम डिले होता है, उनके लिए टाइम स्लोली पास करता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट से डेली लाइफ में कुछ मूव ही नहीं करता, हमें डेली लाइफ में फील ही नहीं होता। तो फिर हमें अगर ऐसा हो जाए कि 50 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड तो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं स्पीड, तो फिर हमें टाइम डायलेशन जो है ना वो डेली लाइफ में ऑब्जर्व होने लग जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखेंगे तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लाइक टाइम डायलेशन लेंथ कंट्रैक्शन वुड अकर एट वॉकिंग स्पीड। तो फिर हमें वॉकिंग स्पीड पे ही, रोड्स पे चलते फिरते ये टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन देखने को मिल जाएगी। एंड डेली लाइफ वुड अपीयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी ऑब्जर्व टुडे। तो हमारी जो डेली लाइफ है जो कि आजकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी, एक्सप्लेन। तो ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था। नो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। उसकी रीजन ये है, it will be the violation of the law of conservation of charge and momentum. For the charge and momentum conservation, the creation of two particles with equal and opposite charge is moving in opposite direction is essential। तो अगर आपने दो चार्ज, दो अगर आपने मोमेंटम और चार्ज को कंजर्व करवाना है ना, तो उसके लिए फिर एक पार्टिकल जो है वो नहीं आप क्रिएट करवा सकते, दो पार्टिकल होने चाहिए।
दो पार्टिकल ऐसे होने चाहिए कि उनका चार्ज अपोजिट हो, ताकि वो ओवरऑल कैंसिल करके चार्ज को कंजर्व कर सकें और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ताकि मोमेंटम भी कंजर्व हो जाए। तो इसलिए आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, हम नहीं क्रिएट करा सकते। क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ पॉजिट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन आप क्रिएट कराओगे तो साथ में पॉजिट्रॉन मस्ट है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को चार्ज भी कैंसिल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एक एनर्जी पार्टिकल है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ये फोटोन को अगर आप पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे ना इलेक्ट्रॉन में, तो साथ में आपको पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव भी चाहिए। अब ये ओवरऑल कैंसिल करके चार्ज को कंजर्व कर देंगे, दो पार्टिकल क्रिएट, तो सिंगल नहीं हो सकता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, साथ में पॉजिट्रॉन मस्ट है। तो अगर आपने ऐसे ही लिखा हुआ आंसर तो आपको 2 नंबर पूरे मिले। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पेशल थ्योरी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल प्रॉब्लम्स को डील करती है, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डील्स विद द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये तो थे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो थ्योरी वाला था, टाइम डायलेशन और मास वेरिएशन। तो टाइम डायलेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना था। ये रिटर्न लेक्चर है जो कि मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था वहां पे भी आपको शेयर किया था। आई होप कि आपने लेक्चर सुना भी होगा और इसको याद भी किया होगा, नोट करके लिखा होगा, और पेपर में भी आज आपने ऐसे ही लिखा होगा। उसके बाद ये मास वेरिएशन। ये मास वेरिएशन से क्या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, चूंकि बुक पे है तो इसको साथ भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर आपने दोनों लिखे हैं टॉपिक तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब उसके बाद इसका बी पार्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ 0.85 सी। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 80% स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट करवाया गया है, उसकी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें गिवन डाटा लिखेंगे कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का। स्पीड उन्होंने खुद हमें दे दी है, 85% स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव कर रहा है। अब रेस्ट मास एनर्जी वो हम खुद निकाल लेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट वाली चीज के लिए ना साथ नॉट लिखते हैं। तो रेस्ट मास एनर्जी है तो ई नॉट, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन तो एम नॉट था तो एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू लिखेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे और हम इसको डिवाइड कराएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। इन दो को सॉल्व करने से जो आंसर आता है ना वो जूल में होता है। तो हम डिवाइड कराएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले जाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा आंसर। अब टोटल एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फार्मूला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास एम नहीं है, एम कहाँ से लाएं? तो एम के लिए हम मास वेरिएशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 - v² / c²। एम नॉट हमें दिया हुआ है 1 - v स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 0.85 सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, 0.85 का स्क्वायर लेंगे, 1 में से माइनस कराएंगे, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मैथ्स का। तो फार्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये मैथ्स है, और ये सी स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये देखिए जॉल में आंसर आया। अब एनर्जी चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करा के इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाएंगे। अब ये 10⁻6 आ रहा है तो ये मेगा होता है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक पार्ट हल हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी माइनस कर देंगे, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो 0.973 और रेस्ट मास एनर्जी 0.511 है, दोनों को माइनस करेंगे 0.462 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो अगर आपने दोनों पार्ट बिल्कुल इस तरह सही से सॉल्व किए हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था सोल्यूशन यूनिट नंबर 11 के टेस्ट का। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।